पीओके पाकिस्तान के आतंक से छुटकारा पाने के लिए आगे बढ़ता जा रहा है, तो खुद पाकिस्तान के लोग भी भारत की शरण में आने के लिए छटपटा रहे हैं। महंगाई और तानाशाही के खिलाफ शुरू हुआ आंदोलन आक्रामक रूप ले चुका है। पाकिस्तान की सत्ता और सेना के खिलाफ पीओके में कैसे प्रोटेस्ट हो रहा है, पाकिस्तानी किससे आजादी मांग रहे हैं, इन सभी सवालों का जवाब आपको हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में मिलेगा। पाकिस्तान के खिलाफ पीओके में आक्रोश की आग भड़क रही है। पीओके की जनता आजादी के नारे लगा रही है और पाकिस्तान को कब्जा छोड़ने के लिए 22 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम दे रही है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बेशुमार तकलीफें हैं। पाकिस्तानी सेना और पुलिस के बढ़ते अत्याचार के बाद लोग भारत आने की तैयारी कर रहे हैं। मुजफ्फराबाद समेत पूरे पीओके में लोगों की नाराजगी इस कदर बढ़ चुकी है कि सब कुछ बंद कर दिया गया है। लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं और पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ हर शख्स आवाज बुलंद कर रहा है। पीओके पर कब्जा जमाए बैठा पाकिस्तान अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, लेकिन इस बार लोग पाकिस्तान से आजाद होने का मन बना चुके हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में महंगाई, बेरोजगारी, बिजली कटौती समेत ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनके खिलाफ लोग आंदोलित हैं। अपनी मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों ने किसी भी हद तक जाने का ऐलान कर दिया है। कंगाली और बेहाली से पीओके ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की आवाम भी नाराज है। पाकिस्तान के लोगों को अपने मुल्क में ही अंधकार दिखाई दे रहा है। पीओके में हो रहे प्रदर्शन से पाकिस्तान एक्सपोज हो चुका है। पीओके के लोगों को अब भारत से उम्मीद है। पाकिस्तानी कब्जे वाले उठ रही आवाजों के बीच केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने एक बार फिर दावा किया है कि पीओके खुद ही भारत में शामिल हो जाएगा। वीके सिंह ने कहा है, जरूरी है कि हम इस चीज को समझे कि पीओके हमारी जमीन थी, हमारी रहेगी और उसके ऊपर किसी और का कब्जा नहीं चलेगा। अब जो हालात पाकिस्तान के अंदर हैं, ये आवाज उठनी शुरू हो गई है और वहाँ के लोग कहते हैं कि रास्ते खोल दीजिए, हमें दोबारा अपने कश्मीर में, अपने भारत में रहना है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संरक्षक इंद्रेश कुमार ने भी पीओके की जनता की भावनाओं के सम्मान की बात की। पीओके अनेकों वर्षों से पाकिस्तान से जुदा होकर हिंदुस्तान में आना चाहता है। वैसे भी विभाजन के समय आज का पीओके हिंदुस्तान में था। पाकिस्तान ने पीओके पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन जिस तरह उसकी हालत खराब हो रही है और पीओके की जनता आंदोलित है, उससे साफ है कि वो दिन दूर नहीं जब पीओके भारत में आ जाएगा और पाकिस्तान हाथ मलता रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। तो पाकिस्तान के हालात क्या हैं? ये किसी से छुपे हुए नहीं हैं और इसीलिए पीओके के जो लोग हैं वो नाराज हैं, नाराजगी बयां कर रहे हैं, जगह जगह आंदोलन कर रहे हैं और पाकिस्तान के जनरल मुनीर इन दिनों बेहद तनाव में भी हैं। पाकिस्तान आतंकी फैक्ट्री चलाने के चक्कर में खुद आतंकवादियों से घिर चुका है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान के आतंकी पाकिस्तान की सेना को लगातार निशाना बना रहे हैं। वहीं हाफिज सईद जैसे आतंकी के बेटे का अब तक कोई अता पता चल नहीं पाया है। जाहिर है पाकिस्तान के लिए बुरा दौर शुरू हो चुका है। पाकिस्तान का जनरल मुनीर सदमे में। आतंकिस्तान पर टीटीपी आतंकियों की स्ट्राइक। पाकिस्तान की सेना का काल टीटीपी। अफगानिस्तान की सत्ता में जब से तालिबान का कब्जा हुआ, तब से पाकिस्तान की सरकार और सेना मुसीबत में पड़ गई है, क्योंकि पाकिस्तान को तहरीके तालिबान पाकिस्तान लगातार ललकार रहा है। हालत ये हो गई है कि पाकिस्तान सरकार ने पिछले दिनों 11 लाख अफगानी शरणार्थियों को वापस अफगान भेजने का फैसला ले लिया। जाहिर है पाकिस्तानी सेना के लिए टीटीपी के आतंकी काल साबित हो रहे हैं। पाकिस्तान के जनरल मुनीर इस बात से भी तनाव में है कि जिस आतंकी फैक्ट्री में पाकिस्तान ने टीटीपी के आतंकियों को ट्रेन किया था, अब वही उसके लिए घातक साबित हो रहे हैं। टीटीपी के दावे के मुताबिक अकेले सितंबर महीने में ही टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना के 106 जवानों को मार डाला, जबकि अलग अलग हुए हमलों में पाकिस्तान सेना के 185 जवान, 43 पुलिसकर्मी, खुफिया एजेंसी के 18 अधिकारी और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के 46 कर्मियों पर अटैक किया गया, उन्हें मार दिया गया। टीटीपी ने पाकिस्तान की सेना पर रॉकेट लॉन्चरों,
गोला बारूद से भी हमला बोला। तहरीक तालिबान पाकिस्तान है या और दूसरे जो हैं आतंकी गुट, वो पाकिस्तान की ही नब्ज पकड़ के बैठ गए हैं, उनकी छाती पे बैठ गए हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया है कि वो पाकिस्तान को एक शहरिया के तौर पे, एक शहरिया नेशन के तौर पे बनाना चाहता है, और ये सबसे बड़ी सिरदर्दी बन गई है पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए, पाकिस्तान की फौज के लिए और ISI के लिए। वो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो इस तरीके के कदम उठाएगा। सिर पर कफन बांधे पाकिस्तान के लिए काल बनकर टूट पड़ने वाले TTP के आतंकियों के कहर के बाद पाकिस्तान की सेना अब उस हथियार का इस्तेमाल करना चाहती है जिससे कभी भारत ने पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड आतंकियों को बालाकोट स्ट्राइक के वक्त 72 घरों के पास भेज दिया था। मतलब ये कि अब पाकिस्तान का जनरल मुनीर अफगानिस्तान बॉर्डर पर बालाकोट जैसी एयर स्ट्राइक से TTP के आतंकियों को समेटने का सीक्रेट प्लान बना रहा है। खबरों के मुताबिक पाकिस्तानी सेना ने TTP के उन ठिकानों का पता लगाया जहां से ये पाकिस्तान पर कहर बनकर टूटते हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI को लगता है कि पाकिस्तान में पनप रहे आतंकियों को सेना को कहीं न कहीं यही लोग ठिकाना लगा रहे हैं। पाकिस्तान अफगान बॉर्डर पर 8 आतंकी कैंपों में 170 TTP के आतंकी पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। TTP के आंकड़ों के मुताबिक उसके आतंकियों ने सबसे ज्यादा हमले विलायत बन्नू प्रांत में किए। इसके बाद पेशावर में 24 हमले, दक्षिण पंजाब प्रांत में 2 हमले, विलायत मलकंद में 11 हमले किए गए। बताया जा रहा है कि करीब 6000 तालिबानी आतंकी पाकिस्तान की नाक में दम किए हुए हैं। दूसरी ओर लश्कर तैयबा के सरगना के बेटे हाफिज सईद के लापता होने और खास साथी की दिन दहाड़े हुई हत्या ने जनरल मुनीर की भी मुसीबत खड़ी करती है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो इस लश्कर तैयबा के काडर के पीछे है। हाफिज सईद का अभी बेटा भी मारा गया है, उसके बहुत बड़े ओहदेदार मारे गए हैं, और रोज कोई ना कोई ये बात हो रही है, और अभी एक को किडनैप भी किया है इन्होंने। तो आने वाले दिन जो है हाफिज सईद के लिए भी और पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की ISI के लिए, सबके लिए बहुत भारी होने वाले हैं। UN की रिपोर्ट में खुलासा किया गया था कि आतंकी संगठन तहरीक तालिबान पाकिस्तान अब अल कायदा में मिलना चाह रहा है, जिसका टारगेट साउथ एशिया के मिलिटेंट ग्रुप को साथ में लाकर आतंकी घटनाओं को अंजाम पहुंचाना है। साफ है पाकिस्तान ने जिस आतंकी फैक्ट्री में आतंक का सामान तैयार किया, सबसे पहले उसी के लिए ये आतंकी संगठन सिरदर्द बन गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कंगाली के मामले में पाकिस्तान पहले ही अपनी इंटरनेशनल छवि बना चुका है और अब उसके नए कारनामे ने जहालत में 4 चांद लगा दिए हैं। हमने आपको यह बताया था कि दुनिया में आतंकी सप्लाई रोकने वाला पाकिस्तान अब भिखारियों को भी विदेश भेज रहा है। ताजा खबर यह है कि तीर्थयात्री बनकर सऊदी अरब जा रहे पाकिस्तानी भिखारियों को फ्लाइट से उतार दिया गया है। दुनिया में आतंक की सप्लाई करने वाला पाकिस्तान अब भिखारियों का कटोरा लेकर दुनिया में एक्सपोर्ट करने का गंदा खेल खेल रहा है। खुद पाकिस्तान के लोग मान रहे हैं कि हमारी हालत पर तो दुनिया हंस रही है। पाकिस्तान की सरकार ने लोगों को भीख मांगने के इंटरनेशनल मिशन पर लगा दिया है, लेकिन पाकिस्तानी फ्लाइट लेकर दूसरे देश में भीख मांगने के लिए उड़ान भरने की कोशिश में धरे जा रहे हैं। गधों का धंधा करने वाला पाकिस्तान अब भिखारियों के जरिए अपनी आर्थिक व्यवस्था सुधारने का काम कर रहा है, लेकिन जैसे ही सुरक्षा अधिकारियों की नजर पाकिस्तान के भिखारियों पर पड़ी, उन्होंने 24 भिखारियों को मुल्तान हवाई अड्डे पर विमान से नीचे उतार दिया। उन्हें सऊदी अरब जाने वाले विमान से टेक ऑफ के ठीक पहले उतारा गया, जो उम्रा करने के बहाने खाड़ी देश जाने की फिराक में थे और वहां जाकर उनका प्लान भीख मांगने का था। वहीं 2 दिन पहले भी मुल्तान हवाई अड्डे पर सऊदी अरब जाने वाले विमान से 16 भिखारियों को उतारा गया। उनमें 11 महिलाएं, 4 पुरुष और 1 बच्चा भी शामिल था। पकड़े गए सभी लोगों को पाकिस्तानी जांच एजेंसी ने अपनी इज्जत बचाते हुए गिरफ्तार किया। पाकिस्तान के भिखारी पूरी दुनिया पर भारी साबित हो रहे हैं। पाकिस्तान के नेता भी भीख मांगने के एक्सपर्ट हो चले हैं और हालत यह है कि उनकी संसद में तो खुलेआम इसी नाम से कई बार चढ़ाया जाता है। कंगाल पाकिस्तान में भीख मांगने का नया ट्रेंड बन गया है। भारत चांद पर जा रहा है और पाकिस्तान भीख का कटोरा लेकर घूम रहा है। आटे के लिए मारकाट करने वाले पाकिस्तान की जनता खैराती जिंदगी जीने को मजबूर है।
पाकिस्तान को बर्बाद करने वाले हुक्मरान जहां एक और लंदन, सऊदी और दुबई में ऐश की जिंदगी जी रहे हैं, यही वजह है कि वहां लोग भी उनसे प्रेरणा लेकर डूबते पाकिस्तान को छोड़ दूसरे देशों में भीख मांगने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कंगाल पाकिस्तान में ना खाना है, ना नौकरी है और ना ही जिंदगी सामान्य है। आतंकी फैक्ट्री चलाने वाले पाकिस्तान की हालत यह है कि वो गरीबी और नाकारेपन का शिकार होता जा रहा है। एशियन ह्यूमन राइट्स कमीशन के मुताबिक पूरे पाकिस्तान में करीब 2.5 करोड़ भिखारी हैं, यानी पाकिस्तान की कुल आबादी के 11% लोग तो भीख मांगने का ही काम करते हैं, जिनमें 12 लाख तो सिर्फ बच्चे हैं जिनसे भीख मंगवाई जाती है। अब बताया जा रहा है कि इनकी रोजाना की कमाई 400 से 500 रुपए तक हो जाती है, जबकि कई बार तो 1500 रुपए तक भी वो कमा लेते हैं। ये भिखारी इतने पेशेवर होते हैं कि अलग अलग इलाकों और धार्मिक स्थानों पर अलग अलग शिफ्ट में भीख मांगने का काम करते हैं और इन सब के पीछे भिखारियों का माफिया बेहद एक्टिव रहता है। कंगाल पाकिस्तान को इन आंकड़ों से डरने की जरूरत है। बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े जारी होने के बाद राजनीति तेज है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। आरजेडी और जेडीयू इसे गरीबों के विकास के लिए मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं, जबकि बीजेपी हमलावर है। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी कर नीतीश ने 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी को फंसा दिया है? करना नहीं चाहिए, हम लोग कहाँ से डिमांड कर रहे हैं? ये केवल आंख में धूल झोंकने के लिए। आज ऐतिहासिक दिन पर जो है ऐतिहासिक काम जो है हम लोगों ने किया है। जातीय जनगणना के आंकड़े जारी होते ही बिहार में नई सियासी जंग का आगाज हो गया है। लालू नीतीश की पार्टी इसे बड़ी जीत बता रही है, तो बीजेपी ने हमले तेज कर दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जात पात की राजनीति के मुद्दे पर विपक्ष को घेरा है। वो तब भी गरीबों की भावनाओं से खेलते थे, आज भी वही खेल खेल रहे हैं। वो तब भी जात पात के नाम पर समाज को बांटते थे, आज भी वही पाप कर रहे हैं। जातीय जनगणना के आंकड़े जारी कर बिहार सरकार अब भविष्य की सियासी बिसात बिछाने में जुट गई है। नीतीश सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में 36% अति पिछड़ा, 27% पिछड़ा वर्ग, 19.65% अनुसूचित जाति और 1.68% अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है। दल के बारे के बाद धीरे धीरे आपको पता चलेगा। करना नहीं चाहिए, हम लोग कहाँ से डिमांड कर रहे हैं? सर, एक डिमांड जितनी आबादी हम लोग डिमांड कर रहे हैं। धार्मिक आबादी के लिहाज से सरकारी आंकड़े बताते हैं कि बिहार में हिंदुओं की हिस्सेदारी करीब 81.99% है, जबकि मुस्लिम आबादी की हिस्सेदारी 17.70% है। इसके बाद ईसाई करीब 0.05% और सिख आबादी 0.011% है। जातीय जनगणना को लेकर बिहार के पूर्व सीएम और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने कहा कि ये आंकड़े वंचितों, उपेक्षितों और गरीबों के समुचित विकास और तरक्की के लिए समग्र योजना बनाने और हाशिए के समूहों को आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व देने में देश के लिए नजीर पेश करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में हुई जातीय जनगणना के बहाने जुबानी जंग हावी हो चुकी है। अब हम लोगों का लड़ाई रहा है सामाजिक न्याय का, और जो दौर है आर्थिक न्याय का। जो कमजोर लोग हैं उनको मुख्य धारा में लाने का। तो सरकार की यही कोशिश होगी, जो जातियां गरीब हैं, हालांकि गरीबी हर जातियों में है, तो उनके लिए जो है विशेष योजना जो है हम लोग बना करके लोगों को लाभ पहुंचाने का काम करें। समाज में भ्रम पैदा करने के लिए ये फेक परिवार का गणना किया है, मुझे तो यही लगता है। बिहार में अलग अलग जातियों के आंकड़े बता रहे हैं कि 14% यादव की आबादी है,
जबकि ब्राह्मण 3.66% हैं। मल्लाह आबादी 2.6% है और भूमियार करीब 2.86% है। समूचे देश में एक आंदोलन खड़ा हो, जातिगत जनगणना कराओ वरना गद्दी छोड़ दो। ये उन्माद पैदा करने के अलावे बिहार के भविष्य के, बिहार के सामाजिक समरसता के और बिहार के लोगों के विकास का मानसिकता इनके पास नहीं है। न विजन है, न नीयत है, न नीति है। बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े आते ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पूरे देश में भी ऐसा ही करने की मांग की है। राहुल ने कहा कि बिहार की जातिगत जनगणना से पता चला है कि वहां ओबीसी प्लस एससी प्लस एसटी 84% हैं। केंद्र सरकार के 90 सचिवों में सिर्फ 3 ओबीसी हैं, जो भारत का मात्र 5% बजट संभालते हैं। इसलिए भारत की जातिगत आंकड़े जानना जरूरी है। जितनी आबादी उतना हक, ये हमारा प्रण है। इस मुद्दे पर आगे भी राजनीति हावी रहेगी, मगर बड़ा सवाल ये है कि जातीय जनगणना से जनता को फायदा होगा या नेता सिर्फ सियासी रोटियां ही सेकते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सीमा पर धोखेबाजी में एक्सपोज हो चुका चीन खेल के मैदान में चालाकी दिखाकर अब चेहरा छिपा रहा है। जी हां, एशियन गेम्स में भारतीय एथलीट से बेईमानी करना उस पर ही भारी पड़ गया। देश की बेटी ज्योति ने न सिर्फ मेडल जीता बल्कि चीनी खिलाड़ी से मेडल छिनवा भी दिया। चाइनी का लड़की ने फॉल स्टार्ट किया, उसको डिस्क्वालीफाई दे के फिर रेस शुरू करना था, बट वो लोग ऐसा नहीं किया। एशियन गेम्स में चीन की चालाकी को बड़ी चोट पहुंची है। 100 मीटर हर्डल रेस में चीन की एथलीट की गलती को नजरअंदाज कर चीन ने भारत की एथलीट ज्योति को सजा दी, लेकिन कैमरों के सामने चीन का पैंतरा फेल तो हुआ ही। भारत के एतराज के बाद चीनी एथलीट से मेडल छीनकर भारतीय एथलीट ज्योति यादराजी को देना पड़ा। मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत फोकस किया था कि मैंने अच्छा टाइमिंग करने के लिए, मेरा बेस्ट टाइमिंग उधर अचीव करने के लिए, तो मैंने रेडी हूँ जाने के लिए। देन सडनली वो चाइनी का लड़की ने फॉल स्टार्ट किया, तो मैंने तो मैंने गया, तो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया, वो लोग मेरे को भी दिया। फिर मैंने रेस शुरू किया, बट वो बहुत एफेक्ट हुआ था, क्योंकि तो कब एथलीट माइंड में सोच के जाते हैं, वो सडनली ड्रॉप डाउन होके फिर से ऐसा करना थोड़ा सा मुश्किल है। चीन की इस हरकत की वजह से एथलीट ज्योति यादराजी थोड़ी देर के लिए परेशान जरूर हुई, लेकिन हर बाधा पार कर उन्होंने रेस पूरी की और ब्रॉन्ज हासिल किया, जिसे बाद में सिल्वर में अपग्रेड करना पड़ा। ज्योति हैरान थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसने ऐसा कोई फॉल स्टार्ट नहीं किया है। ये सारा का सारा ड्रामा कहें या ये पूरी की पूरी घटनाक्रम वहाँ मौजूद एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के सदस्य और साथ ही भारतीय खिलाड़ी भी देख रहे थे, जिसके बाद आधिकारिक तौर पर इसकी एक शिकायत दर्ज करवाई गई और उस शिकायत का असर ये हुआ कि बाद में चीन की खिलाड़ी को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और ज्योति यादराजी के ब्रॉन्ज मेडल को सिल्वर में तब्दील कर दिया गया। परिश्रम करके कुछ हासिल करने के बजाय हड़प नीति का इस्तेमाल करने वाला चीन खेल के मोर्चे पर भी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया और इस हरकत की वजह से पूरी दुनिया में चीन की किरकिरी हो रही है सो अलग। नियम ये कहता है कि अगर कोई खिलाड़ी फॉल स्टार्ट करता है तो उसे रेस से पहले ही डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए, लेकिन चीन की खिलाड़ी के लिए सारे नियम बदल दिए गए और साथ ही ज्योति को उस बात का भी दोषी करार दे दिया गया जो उसने किया ही नहीं था, जबकि वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा था कि फॉल स्टार्ट चीन की खिलाड़ी यानी वू ने की थी, लेकिन ज्योति को भी साथ में डिस्क्वालिफिकेशन झेलना पड़ा। बाद में ये फैसला लिया गया कि जब ये रेस खत्म हो जाएगी तब अंतिम फैसला दिया जाएगा, लेकिन सवाल यही बना हुआ था कि अगर वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा था तो किस आधार पर चीन की खिलाड़ी को उस फाइनल रेस में हिस्सा लेने दिया गया, और अगर भारत ये कठिन स्टैंड नहीं लेता तो क्या चीन की खिलाड़ी बेईमानी के बावजूद मेडल जीत पाती। कैमरा पर्सन शंकर मलिक के साथ किरण चोपड़ा, जी मीडिया, हांगझाओ। जी न्यूज़।